चलो बच्चा लोग, आज हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, अगर हम कुछ सवाल जवाब पूछते हैं या फिर डिस्कस करते हैं, आपको रिप्लाई करना है, देन यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स। हम चैट बॉक्स ओपन करके रखे हुए हैं, आप जो भी लिखोगे हम वहां पे देख सकते हैं काफी आसानी से। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑन है बच्चा लोग। आप लोग बाद में भी जब चाहे तब इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो जाकर के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है, हम लोग मेल वाला कंप्लीट कर चुके थे। अगर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में ऑर्गन्स का बात किया जाए तो फीमेल में ऑर्गन की संख्या कम है। ठीक है, हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, कल हम लिंक भेजे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो उसमें आप लोग डायग्राम देखे होंगे, आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप डायग्राम देखे हुए हैं, या नहीं देखे हो तो आप घर पे ही हो, यू कैन ओपन योर बायोलॉजी बुक। जो नहीं देखे हैं बायोलॉजी का बुक खोल सकते हैं, और खोल करके जो जो हम डिस्कस करते चलेंगे आप अपने बुक में उस डायग्राम को मैच करते चलोगे। ये भी एक तरीका हो सकता है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं ये है उसका लिस्ट। ओवरी एक जोड़ा यानी कि दो गो, फैलोपियन ट्यूब इसी का दूसरा नाम है ओविडक्ट, ये भी एक जोड़ा, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना और वल्वा, ये सब एक ठोक। ठीक है, इतने सारे ऑर्गन होते हैं, सिर्फ 6 गो ऑर्गन। इन सभी का लोकेशन कहाँ पे है ये आपको डायग्राम में पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल डायग्राम बनाने नहीं आता। क्लास में हम कितनी बार बता चुके हैं कि डायग्राम बनाने नहीं आता है, डायग्राम बना हुआ रहता है, उस डायग्राम में आपको पहचानने आता है। तो आप डायग्राम देखोगे, वहां पे समझोगे सभी का लोकेशन कि कहाँ ओवरी है, कहाँ फैलोपियन ट्यूब है, कहाँ ये है, कहाँ वो है, तभी ना पहचान पाओगे बाबू। तो बेहतर है कि आप लोग एक बार डायग्राम को बढ़िया से देख लेना। ठीक है, या फिर अभी अगर आपके पास बुक है तो फटाफट जाओ बुक खोल के सामने में रखो। ठीक है, और सभी का लोकेशन हम लोग समझते हैं। शुरुआत करते हैं ओवरी से। जैसे मेल में हम लोग बोले थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, याद है मेल वाला। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, मेल का बात कर रहे हैं, फीमेल का नहीं, टेस्टिस था। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या था, पेनिस। इन सेम वे, बिल्कुल वैसे ही फीमेल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यही सब में से कुछ ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। फीमेल में पूछेगा व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। अरे यार, इसका मम्मी अभी भाग गई। ये बुतरू चला रहा है, मम्मी में खोज रहा है, पता नहीं कहने भाग गई। तो ये लग रहा है मेरा करना मांगे बोल रहा है। हाँ, तो ओवरी। ओवरी को बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, वजाइना। वेरी करेक्ट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये पहचानने के लिए या फिर नाम लिखने के लिए पूछा जाता है। यहां से सही है, क्लियर है बच्चों का। चलिए, अब बात ये रहा कि ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, वाई, कारण पता है, रिलीज ओवम। वेरी करेक्ट रॉकेट, बिकॉज इट रिलीजेस ओवम। ठीक है, यानी कि फीमेल गैमिट, जो भी गैमिट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग प्राइमरी ऑर्गन बोलते हैं। जैसे मेल में गैमिट प्रोड्यूस कर रहा था टेस्टिस, तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो हो गया। फीमेल में फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा ओवरी, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये हो गया। ठीक है, ओवरी ये फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में, पेट में पाया जाता है। ठीक है, यूटेरस के दोनों तरफ, डायग्राम में देखोगे तो यूटेरस है बीच में, और उसके दोनों तरफ ऐसे कान नियर दो निकला है। ठीक है, वही है ओवरी। और ये यूट्रस के वॉल से जुड़ा हुआ होता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू। राइट द नेम, खटाखट। वेरी गुड, लिगामेंट। ठीक है, इनको नहीं मालूम वो अपने बुक में ओपन कीजिए, उसमें लिगामेंट इंडिकेट किया हुआ नहीं होगा, आप इंडिकेट कर लो वो नाम। ठीक है, वो जो ओवरी है और इधर यूट्रस है, कवाल है, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर है ना ऐसे डंठी जैसा जिसमें लगा है आगे में, उसका नाम है लिगामेंट। तो लिगामेंट के थ्रू ये यूट्रस के वॉल से अटैच्ड होता है। ठीक है, यूट्रस के दोनों साइड में लगा हुआ रहता है।
क्लियर? लिगामेंट इज येलो फाइब्रस टिश्यू, वेरी करेक्ट शुभम। वीडियो कहाँ रुक गया? नो, हम तो मूव कर रहा है, रुका हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए लोकेशन समझ में आया, ये फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में है। बता सकते हो कि फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन कितने टेम्परेचर पे होता होगा? एक क्वेश्चन, कि फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन कितने टेम्परेचर पे होता होगा? 37, एक बच्चा 34 भी लिख दिया था गलती से शायद। 37 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एट बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी के अंदर है। इंद्रजीत कुमार 35 नहीं होता है बच्चे, आर्यन 34 35 नहीं, 37 पे। हम लोग ओवम की बात कर रहे हैं, फीमेल गैमेट का बात कर रहे हैं, तो ये चूंकि एब्डोमिनल कैविटी में होता है इसलिए बॉडी टेम्परेचर पे ही हो रहा है ना। मेल में अगर बात करेंगे या स्पर्म का प्रोडक्शन कितना पे होता है, तब इसका आंसर थोड़ा सा उलट जाएगा। बताओ तो, 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 2 या 3 डिग्री लेस टेम्परेचर पे। क्लियर हुआ मामला यहां तक? चलिए गुड। टेस्टिस, जिस प्रकार से टेस्टिस मेल गैमेट के साथ साथ मेल हार्मोन भी बनाता है, ठीक है, उसी प्रकार से फीमेल में जो ओवरी है ये फीमेल गैमेट के साथ साथ फीमेल हार्मोन भी बनाता है। फीमेल हार्मोन का नाम बिल्कुल सही अंकित, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों बनाने का काम, प्रोड्यूस करने का काम ओवरी करता है, ठीक है। क्लियर? इतने सारे ऑब्जेक्टिव सारे हैं। एक और चीज जो हमको और जानना चाहिए ओवरी में, टेस्टिस में हम लोग देखे थे कि इसमें प्यूबर्टी के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होता है, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है और एकदम मरते दम तक स्पर्म प्रोड्यूस करता रहता है टिल लास्ट ब्रीथ, ठीक है। जबकि अगर फीमेल का बात करें, अगर फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल में ताउम्र ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता। फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम टू मिनोपॉज, मिनोपॉज तक, ठीक है। मिनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये नाम पूछा जाता है। मिनोपॉज इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो या स्टॉपेज ऑफ मेंस, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो का रुक जाना मिनोपॉज कहलाता है, या दूसरे शब्दों में दिस इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये भी एक सवाल है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को क्या बोलेंगे, ये भी एक सवाल है, ठीक है। समझे बात? अभी वो रिक्वेस्ट भेजता है, हे प्रभु, हमने रिक्वेस्ट करवाएंगे ज्वाइन। समझे यहां तक? गेस्टेशन के समय भी फ्लो होता है। क्या फ्लो होगा गेस्टेशन के समय? दिस, अच्छा ओवम कि मेंस, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड के दौरान। मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता। किसी का मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है तो एक डाउट जाता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, है ना। तो प्रेग्नेंट होने का पहला सिग्नल वहीं से मिलता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है। उसके बाद लोग जो आता है ना प्रेगनेंसी वगैरह से जाके चेक करवाते हैं कि काहे रुक गया है, ठीक है। एज बढ़ जाता होगा, किसका एज? 45 तक होता है सर। हाँ हाँ, तो मतलब जितना बार कोई भी प्रेगनेंसी होगा उतना बार तो बढ़ेगा ना सर, उतना साल। नहीं 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 नहीं, नहीं बढ़ेगा उतना, ओवम वो कम रिलीज करेगी, ड्यूरेशन तो उतना ही है ना। वो मिनार्की से मेनोपॉज तक, मेनोपॉज 45 ईयर में हो जाना है। अब ऐसा थोड़ी कि अगर वो 10 बार मां बन गई तो 65 साल तक मां बनते रहेगी, हाँ। यानी कि बेस्ट हो जाता है सर, जो भी मतलब रहता है प्रेगनेंसी के हाँ फिर वो दौरान। बेस्ट हो जाता है, फिर वो बेस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई फीमेल 2 बार मां बनी तो उसका 2 ही ओवम काम में आया, बाकी सब वैसे ही रह गया, ठीक है। 45 के बाद वो होता ही नहीं है, वो रुक जाता है।
कारण क्या होता है, क्योंकि 45 के बाद उसका यूट्रस उतना मजबूत नहीं रहता कि वो प्रेगनेंसी को होल्ड करके रख सके। किसी किसी केस में 45 से प्लस 47, 48, 50 तक ही किसी किसी केस में देखा जाता है, एक्सेप्शनल केस में। तो एक्सेप्शनल को हम लोग जनरल स्टडीज में लेकर के नहीं आएंगे, जनरल केस में उसको लेकर के नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा उम्र में क्या होगा, उसका मसल सब कमजोर हो जाएगा कि नहीं, और मसल्स अगर कमजोर हो गया है उस वक्त, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई लेडी, तो फिर तो काफी मुश्किल हो जाएगा, उसके जान पे बनाएगा। टॉन्सिल रोक दिया जाता है कि ना ओवम रिलीज होगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, ना आगे कुछ होगा, समझे। ऐसा नहीं कि एक बार माँ बन गई तो एक साल उसका आगे बढ़ जाएगा। जैसे 10 वर्मा बनेगी तो 55 साल तक होते रहेगा, 20 वर्मा बनेगी तो 65 साल तक होते रहेगा। ऐसा तो बहुत मौज करते थे लोग फिर। समझे रितेश, आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो हम लोग अभी ओवरी में थे कि ओवरी ये काम करता है। अब एक सवाल, हाँ डिस्कस जो कर रहे थे हम लोग, कि ओवरी में जो होता है ना, जितना ओवम रिलीज होना होता है वो पहले ही बन करके रखा जाता है। वो प्यूबर्टी के बाद एक भी ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता। प्यूबर्टी के बाद ओवम का मैच्योरेशन होता है और ओवम को रिलीज किया जाता है, इतना ही काम होता है। बनने का सारा काम कब हो चुका था फीमेल में, बिफोर बर्थ, ठीक है, जन्म के पहले, जब वो फीटस अवस्था में थी, जो फीटस स्टेज में थी, उसी वक्त जितना बनना था वो बन करके रखा जाता है, ठीक है। कारण क्या है, 450 लिखा भी है, इस लगभग फीमेल को इतना ही चाहिए, 450 के आसपास। कारण क्या है कि फीमेल इतना कम गैमेट रिलीज करती है? इसका कारण है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, एक्सटर्नल कि इंटरनल कि दोनों? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा हो, और एक्सटर्नल अगर होता है तो जनरली वो वाटर में होता है, आउटसाइड द बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत ही ज्यादा होता है, मैक्सिमम अप टू 100% भी हो सकता है, ठीक है। जब चांस ज्यादा है फर्टिलाइजेशन का, तो फिर ज्यादा गैमेट रिलीज करने का जरूरत नहीं है। जहां पे फर्टिलाइजेशन का चांसेस कम रहता है, ज्यादा गैमेट रिलीज किया, जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे फ्रॉग में होता है, फिश में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो लोग अपना गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, दोनों को वाटर में रिलीज कर दिया। अब पानी में बहा दिया है, कोई ने बहा गया, कोई ने बहा गया, तो वहां पे दोनों के मिलन होने का चांस, दोनों के फ्यूज होने का चांस काफी कम है। तो जितना ज्यादा संख्या में रिलीज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस बढ़ेगा ना। तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता तो वहां पे ज्यादा चांस होता वो हम रिलीज करने का। लेकिन हम लोगों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसी वजह से यहाँ पे ओवम कम संख्या में रिलीज किया जाता है। रौनक एक सवाल आया कि टेस्टी बेबी के टाइम एक्सटर्नल बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, उसको एक्सटर्नल नहीं, उसके लिए एक दूसरा वर्ड है, इन विट्रो, ठीक है। उसके लिए दूसरा वर्ड है इन विट्रो। वहां तक पहुंचेंगे तो और डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। डन यहां तक? तो चलिए, तो ओव्यूलेशन से एक और क्वेश्चन आता है। ओव्यूलेशन का डेफिनेशन क्या है? ओव्यूलेशन का डेफिनेशन, मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। ओवम का मैच्योर होना और उसका रिलीज करवाना ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन से दूसरा सवाल, कब होता है ओव्यूलेशन? 14th डे लिखेंगे, ठीक है, 14th डे को, 14वें दिन। अब ये 14वां दिन 14 तारीख नहीं होता कि 14 जनवरी को, फिर 14 फरवरी को, 14 मार्च को, 14 अप्रैल को, 14 मई को, 14 जून को, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वो 14th डे को होता है। 14th डे कैसे काउंट करेंगे? ये काउंट करते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के स्टार्ट से, ठीक है। जिस दिन फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हुआ, ठीक है, जिस दिन शुरू हुआ, ऐसे मान के चलते हैं कि 10 तारीख को शुरू हुआ इस मंथ में, तो 10 तारीख को अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हुआ है, तो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ ओव्यूलेशन किस तारीख को होगा?
24 तारीख को। समझ में आ गया? अगर 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ है तो 1 को पहला दिन मान लेंगे तो 14वां दिन। ठीक है, समझ में आई बात? तो यही चीज होती है। तो यही हो गया 14वां दिन, 14th डे। 14 तारीख नहीं, 14वां दिन ओव्यूलेशन होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, अब वो जो ओव्यूलेशन होता है, ओवरी जो हम रिलीज किया, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, सिंस sperm आउटसाइड why WBC डोंट अटैक ऑन देम। बिल्कुल सही है इसका सवाल कि WBC जो होता है वो स्पर्म को क्यों नहीं मारता। ठीक है, क्योंकि WBC स्पर्म भी तो बाहर से आ रहा है ना। अब एक सोचने वाली बात है आयुष कि वो जो बाहर से स्पर्म आ रहा है तो स्पर्म उसके ब्लड में जा रहा है क्या? उसके वजाना में जा रहा है ना, वहां पे WBC नहीं होता। ठीक है, हाँ, स्पर्म अगर उसके आर्टरी में, उसके वेन में रिलीज किया जाता तब WBC पक्का उसको पकड़ के मार देता। ठीक है, बट ये रिलीज किया जाता है वजाइना में, जहां पे WBC नहीं होता। जैसे हम लोग फूड भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं, तो खाना भी तो फॉरेन पार्टिकल है, तो उस फूड को भी तो किल कर सकता था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, उसके ऊपर भी अटैक कर सकता था, है ना। लेकिन वो तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में रहता है ना। क्लियर हुआ? हाँ, तो फैलोपियन ट्यूब में हम लोग थे कि फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, तो इस ओवम को, रिलीज किए गए ओवम को रिसीव किया और उसको धीरे धीरे मूव करवाते हुए लेकर के बढ़ता है यूट्रस की ओर। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब लेकर के बढ़ता है, खुद से वो नहीं बढ़ता। ठीक है, क्योंकि जो ओवम होता है वो काफी बड़ा साइज का होता है और वो नन मोटाइल होता है। नन मोटाइल मतलब वो खुद से मूव नहीं करता, अपने से मूव नहीं करता। जब अपने से मूव नहीं करता है तो फैलोपियन ट्यूब में कुछ बच्चे लिख चुके हैं, सिलिया पाया जाता है। ठीक है, और वो सिलिया उसको धीरे धीरे बीट करते हुए आगे लेकर के बढ़ता है। फिम्बरी क्या होता है? हर स्लाइड लिखा है फिम्बरी। तो फिम्बरी होता है फैलोपियन ट्यूब के इंड पे, जहां फैलोपियन ट्यूब इंड कर रहा है। सपोज कि ये ओवरी है और फैलोपियन ट्यूब जब यहाँ पे आता है ना, ये आगे भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको फिम्बरी बोलते हैं। They are specialized for capturing the released ovum। ठीक है, दोनों ऐसे टाइटली हेल्ड नहीं होता, बीच में छोटा सा गैप होता है। तो वो जो ओवम रिलीज होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे है। तो ये ओवम को ऐसे रिलीज किया, एक गप से इसको पकड़ लेता है। ठीक है, स्लो मोशन में करके देख लेना, ये ऐसे रिलीज किया, इसको ऐसे पकड़ लेता है। ठीक है, अब पकड़ के ऐसे अंदर अंदर लेकर के इसको आगे बढ़ता है। डन। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, या फिर दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। ठीक है, चलिए, फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है कभी भी, नो एनी एक्सेप्शन कि वो यूट्रस में या वजाना में या सर्विक्स में या किसी दूसरे बॉडी पार्ट में हुआ हो। कारण क्या है? कारण ये है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये छोटा सा ही है, 10 से 12 सेंटीमीटर का ही होता है। इसके बावजूद उस 10-12 सेंटीमीटर को ही क्रॉस करने में ओवम को लग जाता है लगभग 72 घंटा, जो कि ओवम का मैक्सिमम लाइफ स्पैन है। मैक्सिमम, एक्सेप्शनल केस में ही किसी किसी का 72 आवर्स तक सर्वाइव करता है। जनरली जो आम लेडीज होती हैं, जो सामान्यता होती हैं, उनका 24 to 48 आवर्स ये एवरेज ड्यूरेशन है। बहुत कम फीमेल का ही 24 आवर्स में मर जाता है। अब बहुत कम फीमेल ही होती हैं जिनका 72 आवर्स तक सर्वाइव करता है। मैक्सिमम का 24 to 48 आवर्स होता है। ठीक है, 98% का यही केस होता है, 24 से 48 आवर्स के बीच में। ठीक है, 24 आवर्स से कम अगर किसी में सर्वाइव कर रहा है तो ये भी
इनफर्टिलिटी का एक केस बन जाता है, और 72 आवर्स से तो सर्वाइव करने का बात ही नहीं होगा। और वो 72 घंटा कहाँ बिता देगा वो? फैलोपियन ट्यूब, वो भी ढके। तो अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो वहीं पे होगा ना, फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। अगर हुआ तो वही होगा, और नहीं हुआ तो वहीं पे नहीं होगा। तो ये दो केस हम लोग फिर से पढ़ेंगे यहाँ पर आकर के। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है ना। इन्हें तो ठीक है बाबू, अपने तरफ में थोड़ा सा चेक कर लियो। यहाँ एकदम भन भन रहे नेटवर्क, समझा दर। चलते हैं यूट्रस की। यूट्रस के बारे में एक दो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले यूट्रस का शेप पूछा जाता है, कौन शेप का होता है? जा सभी के साथ लिख दिया। पियर शेप होता है, मस्कुलर होता है, सैक लाइक इलास्टिक ऑर्गन। वेरी गुड, ठीक है। इनवर्टेड पियर शेप का होता है, नाशपाती। पियर मतलब नाशपाती, उसको ऐसे उल्टा कर देंगे तो ऐसे ही आगे से पतला होता है, फिर जाके चौड़ा हो जाता है, कुछ ऐसा ही होता है यूट्रस, ठीक है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक होता है, और काफी इलास्टिक होता है। इलास्टिक इसलिए क्योंकि जब बेबी का ग्रोथ होगा तो फैलेगा ना, ये तो होना है, ठीक है। तो इनलार्ज होने से वो इलास्टिक होता है। मस्कुलर क्यों होता है? इसलिए क्योंकि उसी यूट्रस के अंदर बेबी ग्रो होता है, उसका वजन बढ़ते चला जाता है, और जब बच्चे का जन्म होता है तब उस बच्चे का वजन लगभग लगभग 3 से 3.5 केजी तक का हो सकता है। जितना बच्चे का वजन होता है लगभग उतना ही एमनियोटिक फ्लूइड भी उसके अंदर भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो औसतन 6.5 से 7 केजी तक का वजन हो सकता है जो एक फीमेल बियर करती है, ठीक है। लास्ट के मंथ में जाकर के, शुरुआत से उतना नहीं होता है। तो उतना वजन संभालने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए उतना मजबूत वॉल होना तो चाहिए, ठीक है। सभी में आवाज कट रहा है का जी? रिकॉर्डिंग है, ये है, बाद में देख लेना मनीष, इन्हीं का कट रहा हो तो बाद में लास्ट में देख लेना करके। तो इतना मजबूत तो होना चाहिए यूट्रस का वॉल, इसलिए वो मस्कुलर होता है, ठीक है। सैक लाइक है, कहे कि स्टोर करके रखता है। तो ये हो गया यूट्रस की कहानी। यहाँ पे क्या क्या होता है? इम्प्लांटेशन यहाँ पे होता है, समझेंगे इम्प्लांटेशन क्या है। प्लासेंटा का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, फीटस का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, फीटस को नरिशमेंट यहाँ से मिलता है, और लास्ट में जब बच्चे का जन्म होता है तो उस जन्म के दौरान भी यूट्रस का वॉल बेबी को पुश करने का काम करता है, ठीक है। अगर आप 3 इडियट्स देखे होंगे मूवी, तो उसमें जब लास्ट में जो रैंचो होता है, बच्चे का बर्थ जब करवाता है, वो जन्म करवाता है ना, वो सीन अगर याद होगा, ठीक है, ऑल इज वेल वाला, तो वहां पे बोलता है ना बेबी को पीछे से पुश करो, ठीक है। तो वहां पे पुश करने का मतलब क्या, वो यूट्रस के वॉल से पुश करने का कोशिश किया जाता है ताकि बेबी वजाना के थ्रू बाहर निकल सके, ठीक है। तो लास्ट में यूट्रस का वॉल फिर से वो काम करता है बच्चे के जन्म के दौरान ही, ठीक है। तो हो गया ऑल एज वेल। नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? तो ये वजाइना और यूट्रस के बीच का कनेक्शन बोल सकते हैं, एक प्रकार से जंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। कोई विशेष रोल, कोई विशेष इंपॉर्टेंस इसका नहीं। वजाइना, वजाइना इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो 10 से 12 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, ठीक है। इस वजाइना का एक दो और नाम है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो शुरू में डिस्कस कर लिए थे, बिल्कुल सही। इसको बर्थ कनाल भी बोलते हैं, ठीक है। बर्थ कनाल भी वजाइना को बोला जाता है। कई बार वजाइना का फंक्शन पूछ देता है 3 नंबर में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वजाइना, ठीक है। अब 3 नंबर में कम से कम 3 को 4 को पॉइंट हमको सोच के रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 3 को 4 को पॉइंट हम लोग सोच के रखेंगे। सबसे पहला होता है इट रिसीव्स पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के दौरान पेनिस वजाइना में ही इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद इट रिसीव्स स्पर्म, स्पर्म भी रिसीव करता है। फिर इट इज द पाथ और पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो वजाइना के थ्रू ही होता है। और लास्ट में बच्चे का जन्म भी, पैसेज फॉर चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये 4 काम हो जाता है वजाइना का। डन। जो बॉडी पार्ट फीमेल का बाहर से दिखता है दैट इज नॉट द वजाइना,
दैट इज नोन एज वल्वा। ठीक है, वो वल्वा होता है इसी वेजाना का बाहरी पार्ट जो बाहर से दिखता है। समझे यहां तक? तो वल्वा का कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। यहां तक क्लियर हो गया? तो हम लोग हर एक पार्ट का फंक्शन अभी देख लिए समरी के रूप में। अब हम लोग 2 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब कुछ ही होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा ये आज डिस्कस कर लेते हैं, छोटा वाला टॉपिक। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब तो रिप्रोडक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे फर्टिलाइजेशन करवा करके। आज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होगा वो समझ लेते हैं खाली। ठीक है, तो वापस चलते हैं फिर से हम लोग 14th डे में, 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल फ्लो का 14वां दिन। क्या होगा 14th डे को? शुरुआत वहीं से करते हैं। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी से एक ओवम रिलीज किया गया। ठीक है, अल्टरनेट रिलीज होता है, यानी कि अगर इस मंथ राइट से हुआ तो अगले मंथ लेफ्ट से होगा, फिर राइट से होगा, फिर लेफ्ट से होगा। इस प्रकार से अल्टरनेट ओवरी एक एक ओवम रिलीज करता है। सामान्यतः एक ही ओवम रिलीज होता है 99.999% केस में। ठीक है, एक्सेप्शनली तो दुइयों को हो जाता है, तीनों को हो जाता है, वो जुड़वा तिड़वा में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी जो जनरल केस होता है कि एक ओवम रिलीज किया गया ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू, और ये हुआ 14th डे को, 14वें दिन, 15वें दिन और मैक्स 17वें दिन तक। हाँ बिल्कुल, ये इनवॉलंटरी, ये हॉर्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये वॉलंटरी नहीं है। यहाँ फीमेल का मन हुआ कि हाँ चलो इस बार फर्टिलाइजेशन करवा लेते हैं इस महीना में, एक काहल दोबारा ऑपरेशन करवाएंगे, जुड़वा निकाल लेते हैं, ले जोर लगा के 2 को रिलीज कर देगी, ऐसा नहीं। समझा यार? क्या तुम लोग हमसे करवा ले तो। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया यहां पर? तो ये वॉलंटरी नहीं है, ये वॉलंटरी नहीं है कि जय को चाहेंगे तय को निकाल देंगे। ठीक है, ये इनवॉलंटरी है, और वो कभी भी 2 या 3 रिलीज हो जाता है, लेकिन सामान्यतः एक ही ओवम रिलीज होता है, और ये भी 14वें दिन। तो 14वां दिन वो इंतजार करेगा, 15वां दिन वो इंतजार करेगा, 16वां दिन वो इंतजार करेगा, मैक्सिमम 16वां दिन तक वो इंतजार करेगा। 17वां दिन से वो डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिजनरेट होना शुरू हुआ, एक दिन में मर नहीं जाता है, धीरे धीरे वो ओल्ड होने लगता है, बुढ़ा होने लगता है, अब वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहा। जब वो डिजनरेट करने लगता है, डिजनरेशन के लास्ट स्टेज में पहुंचता है, ठीक है, तब वो सिग्नल देता है ओवरी को, ये भाई की बोलियो इस मंथ भी नहीं हो सका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस मंथ भी नहीं हो सका फर्टिलाइजेशन। तब जो ओवरी है ना, इसके पास 2 हार्मोन रिलीज करने का क्षमता है, एगो एस्ट्रोजन, एगो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ये वो तब रिलीज करता है जब प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखना है। अब प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना है तब वो एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज करना शुरू कर देता है। रिलीज तो दोनों होगा, लेकिन किसका अमाउंट कम, किसका अमाउंट ज्यादा, इसके ऊपर फीमेल के बॉडी में अलग अलग साइकिल होता रहता है। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो किस हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा बच्चा लोग? एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन, नॉट द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगेगा और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ने लगेगा तो उसकी वजह से अब क्या होता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से जो यूट्रस का वॉल है वो डीनेचर्ड होने लगता है, ब्रेक करने लगता है। जब यूट्रस का वॉल ब्रेक करेगा तो यूट्रस का वॉल बना हुआ है टिश्यू का, सेल का। ठीक है, इसकी वजह से डेड सेल्स, जब वो वॉल ब्रेक होगा, टिश्यू ब्रेक होगा, तो वहां पे ब्लड वेसल्स भी तो होंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी तो होंगे, तो ब्लड वेसल्स भी रप्चर होगा। ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से ब्लड, म्यूकस और डेड सेल ये निकलना शुरू हो जाता है, और ये फ्लो होने लगता है किससे? वजाना के थ्रू। ठीक है, क्लियर?
वैजानिक फ्लो होने लगता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो बोल देते हैं। डन। चूंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो हर एक 28 दिन पे होते रहता है, इट अकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डेज, सो इट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। बार बार रिपीट होने की वजह से उसको साइकिल बोल दिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल दिए, जिसको सिंपली आम बोलचाल की भाषा में एमसी भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? एमसी या पीरियड आता है, ये 28 दिन पे आता है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। डन। एक और सवाल कि मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिनों तक चलता है? अगर आज होना शुरू हुआ तो कई दिन तक चलेगा? 3 to 5 डेज। जो नॉर्मल कंडीशन होता है वो 3 to 5, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, ऐसे ही। किसी किसी केस में 5 से ज्यादा दिन भी हो जाता है। तो हम लोग हमेशा जनरल स्टडी करते हैं, सामान्य जो होता है, मैक्सिमम जो होता है, एवरेज का बात करते हैं हम लोग, 3 to 5 डेज। ये भी सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, डन यहां तक? तो यही हुआ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ। और ये हर एक मंथ का तो यही कहानी है। फर्टिलाइजेशन तो किसी भी फीमेल के लाइफ में 1 या 2 ही बार आता है, 1 या 2 बार आना भी चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? आने का क्या, वो हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, उतना चाहना नहीं है, गलत बात। 1 से 2 बार मैक्स। ठीक है, चलो